सो जो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत अच्छे चांसेस की सिमुलेशन भी इसमें आ जाए। तो ये यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगी इसमें हम सिमुलेशंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज पहले मैं आपको अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा। पहले मैं टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आप बोलोगे सर ईपीएस कैलकुलेट करने में ऐसे कौन से टेक्निकल पॉइंट होते हैं, वो सब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ईपीएस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिक ईपीएस और एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, जिसको हम डीईपीएस के बारे में बोलते हैं। तो ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो इसके लिए हमें एक तो अर्निंग पता होना चाहिए, और अर्निंग का मतलब यहां पर है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कॉमन शेयर को कौन सी अर्निंग मिलती है, आफ्टर टैक्स और आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड मिलती है कि नहीं मिलती है? सबको पता है ना ये। तो सर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये जो आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर। तो मैंने इसका शॉर्टकट लिख लिया ईएसीएस। अब सर इसमें ऐसी कमाल की क्या बात है कि यहाँ पे आपने बहुत टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बात की, वो मैं आपसे अभी क्लियरिफाई करवाऊंगा कि सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो आता है उसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रेफरेंस शेयर का ही है कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हम क्या कर रहे हैं यहां पर सर, माइनस कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी होती है, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। बहुत टेक्निकल पॉइंट का क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, जरा ध्यान से सुनना कि सर क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर आपने कभी डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं किया तो भी आपका वो क्या हो जाता, एरियर हो जाता है, और आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। आई गेस सबको ये बात क्लियर होगी कि क्यूमुलेटिव और एक नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने डिविडेंड नहीं भी दिया तो वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है और फ्यूचर के ईयर में देना पड़ता है। और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब सर अगर किसी ईयर में डिक्लेयर नहीं किया तो वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ठीक है सर, तो इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है, बस ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए एक बात ध्यान रखें, चाहे डिक्लेयर हो चाहे ना हो, आपको करंट ईयर का ईपीएस का कैलकुलेशन करते समय उसको सब्सट्रैक्ट करना ही। कितनों को ये बात समझ आ गई? क्या बोल रहे हो सर आप कि अगर क्यूमुलेटिव हो तो आपने चाहे डिक्लेयर किया हो या ना किया हो आपको सब्सट्रैक्ट करना हो। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, ये सबने सुन लिया ना अच्छे से? एक बार बोल दो हाँ सर समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे थे, फिर मैं एग्जांपल लेके आपसे ही एमसीक्यू पूछूंगा अभी कि अगर मैं इस बात के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दूं तो आप कहीं स्ट्रगल तो नहीं करोगे। अभी आपने समझ तो लिया ना, हाँ ना तो बोल दो। हम्म, बस मैं अब आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आप फिर से सुन लो, आप क्या बोल रहे हैं सर, क्यूमुलेटिव में चाहे डिक्लेयर हो या ना हो करंट ईयर में माइनस करना है। अब टेक्निकल क्वेश्चन 2022 और ये 2023 हमने 1,00,000 रुपीस के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, वो क्यूमुलेटिव है। कौन से हैं क्यूमुलेटिव, उनके ऊपर 12% हमें डिविडेंड बांटना है।
हमने 2022 में नहीं बांटा, 1 लाख का 12%, 12,000 नहीं बांटा, लेकिन 2023 में जैसे ही आए हमने डिविडेंड जो है हमारे प्रेफरेंस शेयर को बोला कि यार हम क्या करते हैं, आपको पिछले साल का भी 12 दे देते हैं, प्लस इस साल का 12 दे देते हैं, और पिछले साल का जो 12 है उसमें से 6 दे देते हैं। तो ऐसे मिला के हम आपको 18,000 का डिविडेंड दे देते हैं। 2023 में बात हो रही है, लाल कर देता हूं। 2023 का नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, विच इज लेट्स से 2 लाख रुपीस। हाउ मच इज अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इन 2023? अब मैं यहां पे पोल करूंगा और मैं आपको एमसीक्यू का मौका दे रहा हूं, और क्योंकि जूम की रिकॉर्डिंग में पोल दिखता नहीं है तो मैं बोल भी दूंगा कि 2 ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए कि कितना हमें हमारा एट्रीब्यूटेबल कितना है। 2 लाख माइनस 18,000 होता है 1,82,000, तो पहला ऑप्शन मैंने लिखा है 182। दूसरा मैंने 2 लाख माइनस 12,000 किया 188, और मैंने क्रिएट कर दिया पोल और आपके लिए कर दिया लॉन्च। एक सेकेंड, चलिए आंसर देना शुरू हो जाइए। मुझे उम्मीद थी कुछ लोग आंसर देंगे, बस जल्दी बाकी सब आंसर नहीं देते तो थोड़ा सा ना फिर क्लास में इंटरेक्शन। तो 4 स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा कुछ तो आंसर देना नहीं चाह रहे हैं, वो तो घर से सोच के आए हैं। एक ने बोल दिया सर 176। तीसरा ऑप्शन आया, बोले सर एक काम करो जगन्नाथ, 2 लाख माइनस जो ऑप्शन में नहीं था, उन्होंने बोला सर आपने जानबूझ के ऑप्शन ही नहीं दिया, बोले 176 तो हो नहीं सकता। पहली बात आपको क्या क्या समझाया मैंने अभी कि चाहे डिक्लेयर हो या ना हो हमको माइनस करना है। तो सर हमने जब 2022 का कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी 12 माइनस कर दिया होगा, डिक्लेयर नहीं किया था ना 2022 में, तो भी माइनस कर चुके थे। तो 2023 का कैलकुलेशन करते भी -12 ही करेंगे ना, 24 क्यों करेंगे? और सर पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। डिक्लेयर किया हो ना किया हो, कितना भी पेमेंट किया हो, एक्यूमुलेटेड का मतलब इतना आप लायबल थे पे करने के लिए। तो ईपीएस कैलकुलेशन करने के लिए जितना आप लायबल थे पे करने के लिए उतना माइनस करके ही ईपीएस का कैलकुलेशन किया जाए। सर हमने इकट्ठा 2 साल का 24,000 डिक्लेयर कर दिया, तब भी आंसर 176 रहेगा या 180 रहेगा? चलिए बाकी सब। सर हम तो अब कसम खा के आ जाते हैं घर से, ऐसे कसम खा लो कि सर क्यूमुलेटिव लिखा तो जितना परसेंटेज उतना सीधे माइनस कर देंगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में एक ही कॉन्सेप्ट है, जितना परसेंटेज गिवन हो सीधे उठा के माइनस कर दो, बस खत्म। नॉन क्यूमुलेटिव में कहानी दूसरी है। नॉन क्यूमुलेटिव में कहानी दूसरी है कि जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाए पेमेंट नहीं करेंगे।
माइनस नहीं करेंगे। अगर डिक्लेयर होगा तो ही माइनस करेंगे, पेमेंट से मतलब नहीं है। किसके लिए बोल रहे हो सर ये? फिर से बोलना, हमको सुनाई कम दिया था बेटा। नॉन क्यूमुलेटिव के लिए। नॉन क्यूमुलेटिव के लिए क्या क्या गोल्डन रूल बनाया सर आपने? ओनली व्हेन सब्सट्रैक्ट, व्हेन यू डिक्लेयर, अदरवाइज इग्नोर। तो अब मैं आपसे पूछता हूं सेम क्वेश्चन। हमने पिछले साल का भी डिक्लेयर किया है। हमने बोला कि हम पिछले 2 साल का इकट्ठा दे रहे हैं, आपको डिक्लेयर कर रहे हैं। हमने नहीं दिया था ना पिछले साल। हमने हमने भले बोला था 12%, लेकिन हम अब आपको 24% दे रहे, डिक्लेयर कर रहे हैं। कितना माइनस? ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लॉजिक से समझना चाहता हूं कितना माइनस करें। 24,000 डिक्लेयर कर दिया, कितना माइनस करें? अब आंसर देने में शर्माना नहीं है सर, सीधी बात है, डिक्लेयर जितना उतना माइनस कर दो, खत्म। जब आप खुद ही बोल रहे हो डिक्लेयर किया वही माइनस करेंगे। सर नहीं डिक्लेयर किया, कुछ नहीं करेंगे, खत्म। पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता डिविडेंड के केस में। एम आई क्लियर? सभी को ये बात अच्छे से पक्के से समझ में। ये बात बहुत कंफ्यूज करती है क्वेश्चन में, एमसीक्यू है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस डिविडेंड का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अर्निंग तो कहां आती है? न्यूमरेटर में आती है। डिनोमिनेटर में तो क्या आता है? नंबर ऑफ शेयर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नेट, नेट इनकम बोलते हैं ना। नेट इनकम अवेलेबल कह लो, एट्रीब्यूटेबल कह लो, टू कॉमन शेयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। ये फॉर्मूला नेट इनकम। तो अब एग्जांपल बना लेते हैं। वैसे बहुत बार समझाया हुआ है, बट स्टिल क्योंकि लाइव क्लास है तो हर बेसिक चीज जो समझाई हुई है वो भी समझाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर के साथ में क्या है? नंबर ऑफ शेयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, है ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो सर हमारे पास, अच्छा इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बहुत टेक्निकल आएगा, इसलिए बेसिक को तो पहले बहुत अच्छे समझो। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा। मतलब पहले ये बेस आना चाहिए, तभी नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंच पाओगे। तो सर 1 जनवरी को हमारे पास 20,000 शेयर्स थे। हमने 31 मार्च को और इशू कर दिए 20,000 को। और सर 30 जून, 30 जून को हमने बाय बैक कर लिए। बाय बैक लेट से 5,000 हमने खुद नहीं खरीद लिए कि नहीं, बोले अभी आउटस्टैंडिंग नहीं रखा। फिर सर जानबूझ के आपने 31 अक्टूबर को और दे दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूं ना मैं, 10,000 शेयर और इशू कर दिए। चलो बेटा बताओ जरा, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर, WAOS। शुरू हो जाइए। थोड़ी देर के लिए मीटिंग को पॉज करूंगा कि आप लोग कैलकुलेट करके बताएं मुझे। चलिए कुछ आंसर क्लास में आए 32,500। तो हम, और कुछ एक और आंसर आया है क्लास में 34,166। तनुजा 34,166। तनुजा बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं, मैं तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा कि आप कब आते हैं क्लास में, क्योंकि रेगुलर वाले स्टूडेंट तो नहीं दिख रहे हैं। और कौन है? 34,583 भी आंसर आ गया है। अच्छा रिसेंटली ज्वाइन किया, ओके। कब ज्वाइन कर लिया आपने? आजकल में ज्वाइन किया होगा, तभी मेरे नॉलेज में नहीं आया। 34,583। सो सर अब आप ही बता दो, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर है ना। तो बेटा सिंपल सी अप्रोच, 1 जनवरी को आपके पास कितने शेयर थे? 20,000 शेयर थे। पहला चेंज कब आ रहा है? रोशन सोमानी आप गलत क्लास में घुसाए बेटा, आज वेडनेसडे नहीं है, आज ट्यूसडे है ना।
वेडनेसडे को होती है इनरोल्ड एजेंट की क्लास, आप सीबीए की क्लास में आ गए हो। 20,000 बिगिनिंग में थे, आज ट्यूसडे ही है ना, वेडनेसडे तो नहीं है ना। 20,000, क्योंकि मुझे कई बार समय भूल जाता हूं मैं। 20,000 सर शुरुआत में 1 जनवरी, पहला चेंज कब आ रहा है, मार्च में, ध्यान से सुनो। 1 जनवरी को इशू किया, फिर 31 मार्च को और इशू किया, मतलब ये वाले शेयर जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ आउटस्टैंडिंग रहे, ये मंथ लिख दिया मैंने। तो सर 31 मार्च को कितने हो गए, यहां लिख दो 31 मार्च। सर और शेयर इशू कर दिए थे 20 + 20 40 हो गए, ये लिख दिया 40,000। तो 20 + 20 40, और उसमें से अगला चेंज मार्च से जून, तो मार्च तो ऑलरेडी खत्म, अप्रैल मई जून 3 महीने, ये भी 3 महीने एज इट इज रहे महीने। सर आगे बढ़ते हैं, 30 जून बाय बैक हो गया, तो कितना हो गया, माइनस कर देंगे 35,000 आ गया सर, 40 में से 5 चला गया। अब अगला चेंज 30 जून से अक्टूबर, तो जून खत्म है सर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने, महीने गिनने में गलती नहीं होना चाहिए। ये अक्टूबर में आ गए हम, 31 अक्टूबर को। अक्टूबर में कितने हो गए सर, 10,000 और इशू कर दिए, तो 45 हो गए। और 31 अक्टूबर से ईयर एंड गिन लो, नवंबर दिसंबर 2 महीने, और कभी भी गलती ना हो इसलिए महीने काउंट कर लो, 12 ही होते साल में। हाँ सर, अब मल्टीप्लाई करते चलो, ये हो गया आपका 60,000, बेटा ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 35 × 4, 3 जो 140। देख लेना मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, ज्यादा नहीं है। 90 सबका लगा दिया टोटल 4,10,000, और इसको डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई 1/12। अब इतना मत पूछना कि सर ये 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अगर सीपीए करना वाकई चाह रहे हो तो ये पूछना मत, नहीं भी पूछोगे तो भी मैं बताऊंगा। करेक्ट आंसर 34,167। सर ये 1/12 किसको समझ में नहीं आया बेटा, क्लास में ऐसे लोग हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, ईमानदारी से ये खड़ा करो हाथ कि सर हमको 1/12 भी समझ में नहीं आया। बेटा 1/12 इसलिए किया है, कोई है क्लास में ऐसा, शर्माना नहीं बेटा, शर्म के मारे नहीं बोलोगे तो कई बार मैं ऐसी चीजें स्किप कर जाऊंगा। हाँ चलो, एक स्टूडेंट ने लिख दिया सर। और बेटा तुमने लिख तो दिया, लेकिन तुम वीडियो ओपन करके क्लास में पढ़ते समय अपने ग्लास में बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे, तो फिर कैसे समझ में आएगा तुम्हें, मैंने देखा उस पर, मेरे को वीडियो तुम्हारा हटाना पड़ा। अविनाश, अपन ये या तो वीडियो ऑन रखें तो कम से कम कोई ऐसा एक्ट ना करें। मैं देख रहा था क्लास में आप आइसक्रीम खा रहे हो या जो भी वट एवर मील यू आर टेकिंग, तो प्लीज इसको ध्यान रखें। हाँ जी, ये 1/12 क्यों करा है बेटा, ये 3 महीने था तो 3/12 करना चाहिए, कोई चीज 3 महीने आउटस्टैंडिंग है तो 3/12, ये समझते हो ना। ये 3/1 सेकेंड, 3/12 यहाँ करना चाहिए था यार, वो उसमें लिखते हैं तो इसलिए हो जाता है ऐसा, है ना, एक्सेल है तो वो फार्मूले लगे रहते हैं उसमें, चलो ऐसे लिख देते हैं 3/12। यहाँ पे भी क्या करते, 3/12 करते, यहाँ पे क्या करते सर, 4/12 क्यों करते, तो मैंने इकट्ठा कर दिया एंड में, प्रोपोर्शनेटली महीने के हिसाब से ढाला ना आपने उसको, दैट्स वाई हमने तो हमने एंड में 1/12 कर दी। तो 34 तो क्लास में एक ही स्टूडेंट थे सही, बाकी सब कहाँ खोए रहते हैं। अच्छा तनुजा का भी ठीक था। सर एक अंकुर लिख रहे हैं सर, देयर इज वन वन और टू क्वेश्चन वेयर वी डिवाइड लेस देन 12 मंथ। तो अब वो, हाँ वो लेस देन 12 मंथ इसलिए हो सकता है, वो ईयर छोटा हो, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी हम, वैसे क्वेश्चन मुझे भेज देना अंकुर, तो मैं क्लास में उसको कवर कर लूंगा। मुझे मेल कर देना कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा हो जिसमें जिन्होंने 12 से डिवाइड नहीं किया, मुझे डेफिनेटली भेजना, तो कल हम उसको क्लास में कवर करेंगे। यहां सबको प्रोपोर्शनेटली समझ में आया कि सर प्रोपोर्शनेटली क्यों कर रहे हैं, आप डेफिनेटली भेजना।
तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना फ्राइडे, जो हम रात को रखते हैं, उसमें डेफिनेटली हम उस पॉइंट को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सर ये था। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बोनस शेयर, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। क्या बोलते हैं? स्टॉक डिविडेंड का क्या मतलब होता है सर? हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ लिए शेयर्स दे रहे हैं। तो ये वेरी वेरी टेक्निकल पार्ट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट है। इसको आधा आज, आधा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसका डिफिकल्ट एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, आज पहले सरल वाले। तो स्टॉक डिविडेंड मतलब एक तरीके से इंडियन टर्मिनोलॉजी में बोनस शेयर। हम क्या लिख रहे हैं? बोनस शेयर। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि बोनस शेयर के केस में शेयर्स को बिगिनिंग, एक वर्ड लिखा, अर्लीस्ट पीरियड से आउटस्टैंडिंग माना जाता है। मतलब स्टार्टिंग से ही आउटस्टैंडिंग माना जाता है, उसमें टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब कि अगर मानकर चलिए मेरे पास शेयर्स हैं 1 जनवरी को आउटस्टैंडिंग 20,000, और मैं 30 जून को 20,000 शेयर और इशू करूं, तो टोटल मेरे पास 40 हो गए। तो अगर मैं टाइम का वेट दूं तो ये तो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग थे, तो सर 12/12 कर दें तो 1 आ जाता है। क्या इसमें मुझे 6/12 करना चाहिए? 30 जून से लेके तो यहाँ 20,000 का आधा 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 20,000। मेरा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग 30 मानूं या 40 मानूं? आपको क्या लगता है? जल्दी 30 और 40 में आंसर दे दो बेटा। सभी लोग क्लास में बहुत स्लो हो आप लोग, चैट लिखने में, एटलीस्ट चैट लिखने में तो बहुत स्लो। तो जब सर आपने बार बार बोल दिया टाइम को कंसीडर ही नहीं करना, मतलब हम ये मानेंगे 30 जून को दिए भले हैं, लेकिन ये डे 1 से आउटस्टैंडिंग थे, तो यहाँ पर 40 ही लिया जाएगा। ये टाइम का वेट हम बिगिनिंग में नहीं देंगे। बस इतना बोलकर मैं जब कई बार स्किप कर जाता हूं, तो मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाल लेते हैं बच्चे। अब देखो अविनाश ने लिख दिया 30,000 बेटा। पूरी दुनिया में सबसे डिफरेंट आंसर अविनाश तुम्हारा ही आता है बेटा। समय का वेट नहीं देना है, मतलब ये 30 जून को भले ही है, लेकिन हम मानेंगे कि ये डे 1 से आउटस्टैंडिंग थे। बोनस एलिमेंट, स्टॉक डिविडेंड एलिमेंट बिगिनिंग डे से आउटस्टैंडिंग। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। 30 जून को तो मैंने 20,000 इशू किए, उसके पहले मैंने 31 मार्च को कैश में शेयर इशू किए थे 40,000। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं कैश। और मैंने 30 जून को एक ऑप्शन दिया कि 1:1 में स्टॉक डिविडेंड दे रहा हूं। फर्स्ट जनवरी को 20,000 थे सर, बहुत समझ में आ गया। 31 मार्च को 40,000 कैश में इशू किए, वो भी समझ में आ गया। और 30 जून को आपने बोल दिया कि हमने 1:1 में जितने भी आउटस्टैंडिंग थे सबके ऊपर बोनस दे दिया। वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर का कैलकुलेशन बताना है। अगेन मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, तो जो रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे होंगे वो डिस्टर्ब ना हो। तो सर आपने बोला आंसर कुछ आए हैं 70 और 1 लाख, और एक 5,000 भी दे रहे हैं, भगवान जाने 5,000 कैसे दे रहे हैं अविनाश तुम बेटा। सर आपने बोला कि 1:1, तो सर सबसे पहले काम करो, यहां पे लिखो जनवरी। शुरू में कितने आउटस्टैंडिंग थे? 20,000। हाँ सर, इसके ऊपर बोनस दिया ना 1:1, मतलब बोनस। तो सर ये तो 20 और 20 40 हो गए टोटल। तो सर ये जनवरी से ही आउटस्टैंडिंग थे शुरू से, तो साल भर में 12 साल भर ही आउटस्टैंडिंग रहे, तो सीधे 40,000 आ जाएगा 12/12, इतना आना चाहिए। अब जो दूसरे वाले हमने इशू किए 31 मार्च को, वो खुद थे 40, और उसके ऊपर भी 40 मिलेगा बोनस, और वो हो गए 80।
लेकिन ये तो खुद ही 31 मार्च को इशू किए गए, तो इनके ऊपर सीधा नहीं, यहाँ पे तो प्रोपोर्शनेटली डालना पड़ेगा सर। 80,000 मल्टीप्लाई मार्च में इशू किए, मतलब 9/12 कर दें, इतना समझते होंगे ना। 1 लाख शुड बी द करेक्ट आंसर। कौन था 1 लाख? अंकुर तुम्हारा गलत कैसे हो गया? तुम्हारा कई बार गलत हो जाता तो मैं अपना चेक कर लेता हूँ कि मैंने तो गलत नहीं कर दिया लिखने में। 31 मार्च से 9 मंथ ही होते हैं ना। मैं सरप्राइज हूं अंकुर, तुम्हारा कैसे गलत हो गया? सर 31 मार्च को आपने इशू किया, तो इसके ऊपर तो 40 मिलेगा, तो 31 मार्च से काउंट करोगे, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ ही होते हैं ना, 9 मंथ होते हैं। अंकुर रीजन बताओ तुम्हारा कैसे गलत हो गया? सुधांशु मित्तल ठीक है, 1 लाख। तो फिर से समझ लो सर, 20,000 आउटस्टैंडिंग थे, 20 के ऊपर फिर से बोनस दिया, 20 + 20 40 फॉर इंटायर ईयर, साल भर, खत्म कहानी। सर ये 40,000 के आए खुद ही मार्च में थे, तो इसके ऊपर बोनस जनवरी से तो नहीं काउंट कर सकते, ये खुद ही आउटस्टैंडिंग 31 मार्च से हुए। तो 31 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ होते, तो 40 हो गया 80, और 80 को हमने यहां से क्या किया, 9/12 कर लिया, तो 60 + 40 = 1 लाख। तो 1 लाख इज वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग। तो सर अगर कोई शेयर जिस दिन से आउटस्टैंडिंग है उसको उसी दिन से बोनस में भी कंसीडर किया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात थी। हाँ, कई बच्चे क्या करेंगे, 40 को यहां से काउंट कर लेंगे जनवरी से, और क्या करेंगे 40 में ये 9/12 कर लेंगे, नहीं, बिगिनिंग डे से, मतलब जिस दिन से ओरिजिनल शेयर आउटस्टैंडिंग थे वहीं से इसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो आज हमने प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट समझा सर, हमने बोनस एलिमेंट को समझ लिया, हमने वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग समझ लिया, और उसके पहले हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बाकी का कॉन्सेप्ट को भी क्या किया है, डिस्कस किया।